बंजारीलाल कुछ सालों से कैंसर से जूझ रहा था। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि पुरुष जब कैंसर से पीड़ित होते हैं तो उन्हें भी उतनी ही सहानुभूति की आवश्यकता होती है जितनी औरतों को। जब लोगों को बंजारीलाल के कैंसर के बारे में पता चला तो ज़्यादातर ने यह मान लिया कि यह कैंसर का कोई रूप होगा, लेकिन विस्तारपूर्वक जानना उचित नहीं समझा। इसका यह मतलब नहीं था कि बंजारीलाल को लोगों का समर्थन नहीं मिला। उसकी पत्नी, बच्चे, परिवारजन, दोस्त, यार और जो पहले सहकर्मी थे, सभी से समर्थन प्राप्त हुआ। विशेष रूप से पोते पोतियां अद्भुत रूप से अपना समर्थन दिखाते थे। दादाजी, क्या आपको चोट लगी है? दादाजी, क्या आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? आपको आराम से बैठने के लिए एक तकिया चाहिए? कहाँ दर्द होता है दादाजी? वगैरह। बंजारीलाल के सभी बच्चे महानगरों में रहते थे। कोई मैनेजर के पद पर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ट्रेन के सफ़र में कम से कम एक दिन तो लग ही जाता, इसलिए उन्होंने तब तक उन्हें नहीं देखा जब तक कि अपना इलाज शुरू नहीं कर दिया और सिर के बाल झड़ नहीं गए। अपने इलाज के दौरान भी बंजारीलाल ने अपना काम करना जारी रखा और कभी कभार अपने बच्चों और पोतों पोतियों से मिलने उनके शहरों तक चले जाया करते थे। जब उसने कीमोथेरेपी शुरू की थी और बाल निकाल दिए, तब उसका एक बेटा और बेटे का परिवार उससे मिलने आया था। बेटे का लगभग 3 साल का बेटा था, जो चाहता था कि उसके दादाजी उसके साथ खेलें। अपने घर से अपने साथ वह अपने खिलौने भी लेकर आया था। जब दादाजी उसके साथ खेलते तो हंसी मजाक में वह दादाजी की टोपी उतारकर उनके गंजे सिर पर हाथ फेरता, फिर दादाजी को टोपी वापस पहनाकर फिर से खेल में जुट जाता। पोता पता नहीं इस हरकत से क्या करना चाहता था, मगर बंजारीलाल को पोते की इस हरकत से बड़ा सुकून मिलता था। बंजारीलाल अपने अन्य बच्चों और पोते पोतियों से मिलने उनके शहरों में भी गया। उनके शहर अपनी यात्रा शुरू करने से पूर्व वह सबको फ़ोन पर बता देता था। साथ ही यह भी कहता कि उसके वहां पहुंचने से पहले पोते पोतियों को वे लोग बता दें कि दादाजी अब गंजे हो गए थे। हो सके तो कारण भी बता दें, फिर बच्चों को चाहे जितना समझ में आए। अपने बेटे बेटियों के जिस किसी परिवार में वह जाता, वहाँ आमतौर पर पहले तो सभी बैठकर सामान्य पारिवारिक बातों पर चर्चा करते, लेकिन बीमारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। मगर जैसे ही माता पिता कमरे से बाहर निकलते, पोते पोतियाँ दादाजी को पकड़ लेते और उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते। अगर माता पिता बीच में ही लौट आते तो बातचीत वापस स्कूल के पाठ्यक्रम, पोते पोतियों की पढ़ाई, किसी के जन्मदिन या फिर कार्टून चैनल पर आ जाती। बच्चों की ओर से यह उनका दादाजी की देखभाल करने का तरीका था। वे सवाल पूछने से नहीं डरते थे, ना ही उन सवालों से शर्मिंदा होने से जिन्हें वयस्क पूछने में अक्सर संकोच करते हैं। बंजारीलाल को इस रोग के बाद ही पता चला कि कैंसर रोगी के प्रति चिंता दिखाने और समर्थन व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं सब पूछ लिए जाएं और हो सके तो सहायता प्रदान करें। इसका नतीजा यह निकलेगा कि अन्य लोग भी उनके साथ सहजतापूर्वक वार्तालाप कर सकेंगे। बंजारीलाल को अपने इलाज के दौरान और ठीक होने तक कई लोगों से बहुत समर्थन मिला। कई कैंसर रोगियों के पास बात करने के लिए कोई नहीं आता था, भले ही वे अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हों। वह स्वयं चाहते थे कि किसी को बताएं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं या डॉक्टर के अनुसार जल्द ही उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बंजारीलाल के पोते पोतियों ने वह सच्ची ईमानदारी दिखाई जो बच्चों में होती है और उसके पूरे परिवार को यह सिखाया कि उन्हीं की तरह सादगी से दूसरों की चिंताजनक स्थिति में किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए।
ऐसे सादगीपूर्ण व्यवहार से ही कठिन परिस्थितियों से गुजरता इंसान अपने मन के नज़रिए को बदल कर अपना जीवन बदल सकता है। पहली बार कैंसर की विनाशकारी खबर सुनने के कुछ दिनों बाद जब बंजारीलाल की बहन का फ़ोन आया तो अपनी बहन की एक बात उसे विचित्र लगी। बहन ने साधारणतः कहा, जिंदगी में जितना प्यार अब तक तुमने महसूस न किया होगा उतना प्यार अब मिलेगा। बंजारीलाल इससे बिल्कुल विपरीत उम्मीद कर रहा था, इसलिए उस समय उसे यह पता नहीं चला कि इस बात के क्या मायने हो सकते हैं। यहीं से उसकी वह यात्रा शुरू हो गई जो हर कैंसर रोगी को करनी पड़ती है। बंजारीलाल को अपनी बहन के कथन में तब सच्चाई प्रतीत हुई जब कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बेटी को अपनी बीमारी के निदान और आने वाली सर्जरी से अवगत कराया। दूर शहर में रहने वाली बेटी को जब फ़ोन पर कहा तो बेटी ने उस प्रकार के उल्टे सवाल नहीं किए जैसे हम आजकल की युवा पीढ़ी से उम्मीद करते हैं। उसने यह नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, ना ही ऐसा संवेदनहीन प्रश्न किया कि क्या मेरा आना ज़रूरी है, ना ही यह कहा कि मैं आने की कोशिश करूँगी, बल्कि तपाक से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रास्ते पर हूँ। उसने फ़ौरन एयरप्लेन की ही टिकट कटा ली। अपने पति के पक्ष लेने और उसका प्रोत्साहन मिलने पर बंजारीलाल की बेटी तब तक उसके साथ ही रही जब तक बंजारीलाल को उसकी मदद लगती रही। अपनी बेटी का साथ और उसका प्यार मिलने से बंजारीलाल को ऐसा लगा जैसे किसी बेपनाह को सहारा मिल गया हो। अगले दिन जब बंजारीलाल ने अपने मित्र से इस बात का जिक्र किया तो आधे घंटे में ही उसका मित्र अपना सारा कामकाज छोड़कर दौड़ता भागता चला आया। बंजारीलाल के साथ दवा की दुकान तक भी गया। यहाँ तक कि जब बंजारीलाल डॉक्टर से बातचीत कर रहा था तो भी उसके साथ ही रहा कि अगर बंजारीलाल को किसी बात को समझने में असुविधा महसूस होती हो तो वह उसे समझा दे। जब कभी बंजारीलाल को अपनी हालत के चलते रोना आ जाता तो उसका मित्र उसे सांत्वना देता। उसके मित्र ने कैंसर के केस अपने ही घर में देखे थे, इसलिए उसने भी डॉक्टर से कई तरह के सवाल किए और बंजारीलाल से सारी बातों की जानकारी ली ताकि उसे भी यह समझने में मदद मिले कि बंजारीलाल के साथ क्या हो रहा है। अपनी बेटी और मित्र में बंजारीलाल को जैसे किसी ने कोई तोहफा उपहार में दे दिया हो। उसने कभी सोचा भी ना था कि दोनों को उसकी इतनी परवाह हो सकती है। जब शरीर तमाम तरह के भयानक चीज़ों से गुजरने लगा तो एक बारगी उसे लगा कि हिम्मत जवाब दे जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पोते पोतियों, बेटे बेटियों और मित्रों का साथ मजबूत होने लगा वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि इन्हीं लोगों का प्यार किस प्रकार उसके जिंदा रहने के हौसले को कायम रख सकता है। इसी हौसले के चलते उसे विश्वास हो गया कि वह कैंसर जैसी चीज़ पर भी विजय प्राप्त कर सकेगा। लोगों के न केवल सांत्वना बल्कि सद्भावना संदेश भी व्हाट्सएप पर आते रहे। भोजन की तो कभी दिक्कत हुई ही नहीं। किसी के द्वारा कहा गया एक छोटा सा वाक्य भी उस पूरे दिन भर प्रफुल्लित रखता। सबसे बड़ी पोती 12वीं कक्षा में होने के बावजूद कभी कभार चली आती और किताबों से कहानियाँ और लेख दादाजी को पढ़कर सुनाती। बेटे बहुओं ने दादाजी के सामने अपने बच्चों की चंचलता को दुत्कारा नहीं और उन्हें सामान्य व्यवहार ही करने दिया। यही बात बंजारीलाल को छू गई। कृत्रिम व्यवहार से या व्यवहार परिवर्तन से उसे ज़रूर अटपटा महसूस होता और अपने परिवार वालों से उसकी दूरी बन जाती। जाने क्यों किताबों की कहानियाँ सुनकर उसे भी बहुत मज़ा आता। पढ़ने की उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, शायद इसलिए भी उसे खुशी होती थी। उनके बचपन में उसने पोते पोतियों को बहुत कहानियाँ पढ़कर सुनाई, शायद उसी की भरपाई थी। बड़ी पोती ने कक्षा 8वीं और से 12वीं तक की सारी हिंदी पुस्तकें पढ़कर दादाजी को सुना दी, लेकिन कहानी और कविताएं पढ़कर दोनों एक साथ हंसे और रोए।
जिन व्यक्तियों से वह कभी मिला नहीं उन्होंने भी उसके बारे में पूछा। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उसका एक पूर्व सहकर्मी कार्यालय के मित्रों द्वारा भेजे गए संदेश और उपहार लेकर आया। किसी ने सिर को ढकने के लिए गर्म टोपी भेजी, किसी ने प्रेरणादायक किताबें, किसी ने अगरबत्तियों के पैकेट, किसी ने मालिश वाले तेल की शीशी, किसी ने पेन ड्राइव में गाने भरकर भेजे, किसी ने थर्मस भेजा, किसी ने शॉल और भी बहुत कुछ। उन्होंने उसे याद करने की पर्याप्त परवाह की। इसी से बंजारीलाल को जिंदादिली का अनुभव हुआ। ज़रूरत के समय में सारा परिवार साथ देगा यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से संपूर्ण परिवार उसके साथ हो लिया उससे बंजारीलाल बहुत खुश हो गया। कई अद्भुत तरीकों से उन्होंने उसका समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित किया। सभी एक साथ शामिल हुए, वे हर कदम पर उसके साथ थे। बेटी तो तब भी उसके साथ थी जब उसका आखिरी कीमोथेरेपी सत्र था और बेटों ने उपचार के अंत का जश्न मनाने के लिए सभी परिवार वालों को घर पर इकट्ठा कर लिया। मंजली बहू बिना पूछे ही चली आती और घर की साफ सफाई की और ध्यान देती। अब घर को सिर्फ नौकरानी के बल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने दिलासा देने वाले शब्द ही कहे, कभी भी कड़वे शब्द नहीं कहे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे बंजारीलाल स्वयं को ज़रा सा भी असहज महसूस करें। पड़ोसी और दोस्तों कईयों बार खाना लेकर आए। उनके द्वारा भेजे गए फूलों के गुच्छे और अनगिनत अन्य अपरिचित कामनाएं देने वाले लोगों से उसने स्वास्थ्य लाभ अनुभव किया। उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें उसे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसका कठिन समय गुजर गया। ऐसे अपरिचित लोगों के बारे में सोचने से ही उसका जी कृतज्ञता से भर जाता था। अब जब भी वह पीछे मुड़कर देखता तो अपनी बहन के साधारणतया कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजते। जिस असीम प्यार की उसे प्राप्ति हुई थी, उसी की वजह से अब तक वह जीवित था और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाया था। हाँ, डॉक्टरों के अद्भुत उपचार और डॉक्टरी सलाह तथा कई अन्य लोगों की कामनाओं ने उसकी जान बचाने में मदद की, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि शरीर का ठीक होना संभव न हो पाता यदि उनका प्यार उसके भीतर न समा जाता। जिस प्रेम की तलाश में वह जिंदगी भर भटकता रहा वह उसे इस प्रकार से मिलेगा इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। आखिरी दम तक बंजारीलाल अपने ही पैरों पर खड़ा रहा और अपना घर छोड़कर किसी के घर जाकर उन पर बोझ न बना। शायद उसे मिली असीमित प्यार का यही कारण था। अपनी कठिन यात्रा के दौरान उसे जो प्रेम रूपी खजाना मिला था उसका मूल्य सिर्फ वही जान सकता था जो उस रास्ते से गुजर रहा हो।